Hello students, welcome to Learn in Commerce. Today we are going to discuss another important chapter of partnership, that is dissolution of partnership. इसके अंदर पार्टनरशिप और फर्म की डिसोल्यूशन में डिफरेंस पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसके मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसका फॉर्मेट देखेंगे और उसके स्टेप्स कि क्या चीज इंक्लूड की जाती है, क्या चीज इंक्लूड नहीं की जाती है। तो आइए इस बारे में डिस्कस करते हैं। So, hello everyone once again to learn in commerce। तो पिछली क्लास में हमने पार्टनरशिप के अंदर रिटायरमेंट और डेथ का यूनिट ख़त्म किया। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की तरफ चल रहे हैं। तो पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिसोल्यूशन है क्या? सेक्शन 39 में पार्टनरशिप एक्ट में दे रखा है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या पार्टनरशिप फर्म का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स। फर्म के जितने पार्टनर्स हैं उन सबकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। इट मीन बिजनेस ऑफ द फर्म खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जितने भी एसेट्स होंगे फर्म की वो बेच दिए जाएंगे और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी और पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट हो जाएगी। मतलब फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, मीन्स पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। पार्टनरशिप सभी पार्टनर्स के बीच में ख़त्म हो जाएगी, बिजनेस ख़त्म हो जाएगा सारा, और जितने एसेट्स हैं उनको बेच दिया जाएगा, जो लाइबिलिटीज़ हैं उनकी पेमेंट कर दी जाएंगी और जो कैपिटल है पार्टनर्स का, जो बचा हुआ पैसा होगा वो पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट भी कर दी जाएगी। इस तरीके से ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग है। प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है, तो उससे पहले मोड्स देखो। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के मोड्स क्या हैं, किस किस तरीके से हो सकती है। सबसे पहले तो एक आपस में अगर एग्री कर जाएँ, सब पार्टनर 2-3 पार्टनर से आपस में एग्री कर जाएंगे पार्टनरशिप फर्म बंद करना चाहते हैं, तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, बंद हो सकती है। कंपल्सरी कई बार कुछ ऐसे रीज़न बन जाते हैं जिसकी वजह से कंपल्सरी उसको डिसॉल्व होना ही बेटर है, वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन भी होती है। कई बार किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी की वजह से ये पार्टनरशिप डिसॉल्व या फर्म डिसॉल्व कर दी जा सकती है। अगर कोई पार्टनर नोटिस दे दे कि हाँ अब इस पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, तो उस नोटिस के बाद भी पार्टनरशिप डिसॉल्व किया जा सकता है। और आखिर में अगर कोर्ट ऑर्डर दे दे कि अगर बाकी तरीके से नहीं हो पा रहा है और एक पार्टनर अगर कोर्ट में नोटिस देता है और कोर्ट उस पर रिव्यू लेकर बात करती है कि इस फर्म को आगे कंटिन्यू करना ठीक नहीं है, इसको बंद कर दिया जाए, तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये 4-5 मोड्स हैं किस तरीके से फर्म डिसॉल्व की जा सकती है। इसके बाद हम डिफरेंस पढ़ते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या फ़र्क है। एक है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, एक है फर्म का डिसोल्यूशन। हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, देखो जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो बिजनेस खत्म नहीं होता, बिजनेस कंटिन्यू करता है। जैसे कि एडमिशन में था, रिटायरमेंट में था, इन दोनों के केस, डेथ के केस में ये पार्टनरशिप खत्म हुई थी, नया एग्रीमेंट सामने आ गया था, पर बिजनेस बंद नहीं हुआ था इनका। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी तो बिजनेस क्लोज कर दिया जाएगा, बिजनेस क्लोज हो जाता है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया बिजनेस के एंड का। उसके सेटलमेंट ऑफ एसेट्स की बात देखते हैं। तो वहाँ पर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो वहाँ पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, यानी दोबारा सभी लाइबिलिटीज़ की रीअसेसमेंट होती है, सारे एसेट्स की रिवैल्यूएशन होती है और नई बैलेंस शीट बनाई जाती है। लेकिन फर्म जब डिसॉल्व होती है तो एसेट्स को बेच कर लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर दी जाती है और बैलेंस शीट में कोई आइटम नहीं बचती, इसलिए बैलेंस शीट बनती ही नहीं। कोर्ट की इंटरवेंशन की बात करें तो इसके अंदर कोर्ट के इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट से या मेंटल एग्रीमेंट से हम लोग पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फर्म के डिसोल्यूशन के लिए कोर्ट के ऑर्डर की कई बार ज़रूरत पड़ती है। बुक्स क्लोज की बात देखी जाए तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना ज़रूरत नहीं है जब पार्टनरशिप बंद होती है, लेकिन फर्म के डिसोल्यूशन केस में अकाउंट्स बुक्स सारी क्लोज कर दी जाती हैं। इफेक्ट देखा जाए, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो फर्म डिसॉल्व नहीं होती, ये ज़रूरत नहीं कि फर्म डिसॉल्व हो, लेकिन जब फर्म डिसॉल्व होगी तो ऑटोमेटिकली और नेसेसरीली पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी। ये कुछ डिफरेंस हो गए पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में और फर्म के डिसोल्यूशन में। नेक्स्ट देखो, अब अकाउंट सेटलमेंट देखा जाए। सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि जो लॉसेज हैं जितने भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर होंगे, चाहे वो कैपिटल की डेफिशिएंसी हो, वो सबसे पहले इनकी पेमेंट पहले प्रॉफिट में से, उसके बाद कैपिटल में से, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो इंडिविजुअली अपना
पर्सनल तरीके से भी पैसा लेके आएंगे। यानी फर्म को अगर लॉसेस होंगे या अगर कोई कैपिटल की डेफिशिएंसी पड़ जाती है तो उसकी रीएम्बर्समेंट, जो पेमेंट, सबसे पहले फर्म का प्रॉफिट यूज़ किया जाएगा, फिर पार्टनर्स की कैपिटल यूज़ की जाएगी, और उसके बाद भी अगर कोई कमी बचती है तो फिर वो इंडिविजुअली सभी पार्टनर्स अपनी अपनी रेशियो में बिजनेस में शेयर करेंगे इंडिविजुअल बेसिस पर। और एसेट्स जब बेचे जाएंगे तो उनका यूज़ पहले कैसे होगा? एसेट्स जब बेचेंगे तो सबसे पहले एसेट्स को यूज़ करेंगे फर्म के डेट्स चुकाने में, वो भी थर्ड पार्टीज़ को, आउटसाइडर्स को। थर्ड पार्टीज़ का उधार चुकाने में पहले कंपनी के जो एसेट्स बेचे जाएंगे उनका पैसा पहले थर्ड पार्टीज़ की पेमेंट करने के, उधार पेमेंट करने में काम आएगा। सेकंड नंबर पे फर्म के डेट्स आउटसाइड पार्टीज को पेमेंट करने के बाद पार्टनर का लोन अगर कोई है, यानी पार्टनर अगर कोई लोन दे रखा है फर्म को, तो उसकी पेमेंट दी जाएगी। और अगर एक के बजाय दो पार्टनर्स का है तो प्रोपोर्शनेटली, रेशियो में, जितना इतना उन्होंने उनका ड्यू है, जितना जितना फर्म ने उन पार्टनर्स को देना है, उन रेशियो में उन पार्टनर्स को प्रोपोर्शनेटली सेकंड नंबर पे पेमेंट की जाएगी। थर्ड नंबर पे जो पैसा बचेगा उसके बाद कैपिटल का पैसा दिया जाएगा पार्टनर्स का, वो भी उनकी कैपिटल रेशियो में। यानी जो जो कैपिटल जैसे जैसे शेयर की होगी वैसे वैसे उनका पैसा कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनको पैसा रिफंड किया जाएगा उनकी कैपिटल का। और अगर कोई बच गया, चांस की बात है, अगर बच गया उसके बाद ही पैसा, तो वो फिर पार्टनर्स आपस में अपनी रेशियो में बांट लेंगे, अपनी प्रोफेशनल रेशियो में। इस तरीके से एसेट्स का यूज़ किया जाएगा। तो सेक्शन 48 पार्टनरशिप कहता है कि किस तरीके से रूल्स अप्लाई होंगे कि लॉसेस अगर होंगी तो रीइंबर्समेंट पहले प्रॉफिट में से, फिर पार्टनर्स की कैपिटल में से, और थर्ड नंबर में वो इंडिविजुअल पैसा लेके आएंगे। लेकिन अगर एसेट्स बेचे जाएंगे तो उसको पहले फर्म के थर्ड पार्टीज को पेमेंट करने में, फिर उसके बाद पार्टनर्स का लोन पेमेंट करने में, फिर उनकी कैपिटल्स जो भी उन्होंने लगा रखी है उसको पेमेंट करने में, और लास्ट में अगर कुछ बच गया तो वो पार्टनर्स आपस में अपनी प्रोफेशनल रेशियो में शेयर कर लेंगे। ये हो गया अकाउंट सेटलमेंट का। अब आते हैं प्राइवेट डेट्स और फर्म डेट्स में क्या डिफरेंस है। तो इसके अंदर कैसे यूज़ होगा? सेक्शन 49 इसमें ये कहता है कि फर्म की प्रॉपर्टी, अगर फर्म के पास प्रॉपर्टी है वो पहले बेच कर यूज़ किया जाएगा फॉर सेटलिंग द फर्म्स डेट्स। यानी पहले फर्म के डेट्स चुकाए जाएंगे, और अगर कुछ सरप्लस बच गया तो फिर पार्टनर्स के अपने अपने उधार चुकाने में पैसे को यूज़ किया जा सकता है। यानी फर्म की प्रॉपर्टी पहले यूज़ होगी फर्म के डेट्स चुकाने में, उसके बाद सभी पार्टनर्स के अपने अपने जो पर्सनल उधार हैं उनको चुकाने में यूज़ किया जा सकता है। और अगर पार्टनर्स की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो पहले यूज़ की जाएगी अपने उनके पर्सनल डेट्स, प्राइवेट डेट्स चुकाने में, और उसके बाद जो पैसा बचेगा फर्म की लायबिलिटी चुकाने में। तो ये इस तरह से केस चलेगा, फर्म की प्रॉपर्टी पहले फर्म के उधार चुकाने में, और बच गया तो फिर पार्टनर्स के उधार या पार्टनर्स के प्राइवेट डेट्स चुकाने में। और प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर पार्टनर्स की होगी तो उसको पहले यूज़ किया जाएगा प्राइवेट डेट्स में, उनके ही उधार चुकाने में, उसके बाद बचेगा तो फर्म की लायबिलिटी चुकाने में। तो ये प्राइवेट डेट्स और फर्म डेट्स को ऐसे यूज़ किया जाएगा। अब ट्रीटमेंट कैसे होती है? जब भी फर्म डिसॉल्व होगी, पार्टनरशिप में डिसॉल्व होगी, तो हम इसमें अकाउंट्स बनाते हैं। एक रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे एडमिशन में, रिटायरमेंट में या डेथ में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, जहाँ पर अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट की जाती है। लेकिन यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, यानी कि एसेट्स को रियलाइज़ करके लायबिलिटीज़ की पेमेंट की जाएगी। तो उसके लिए बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स का लोन अकाउंट बन सकता है ज़रूरत पड़ने पर, और एक बैंक अकाउंट बनाते हैं। ये तो 3 या 4 अकाउंट्स बनाते हैं फर्म की डिसोल्यूशन होने पर। रियलाइजेशन अकाउंट की बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है कि एक्सपेंस की तरह अकाउंट है या इनकम की तरह अकाउंट है, जहाँ पर फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पर इसको ओपन किया जाएगा। कंपनी के एसेट्स को बेचकर लायबिलिटीज चुकाने के बाद कुछ बच गया तो प्रॉफिट, और अगर ज़्यादा पेमेंट कर दी है तो लॉस। तो ये प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए होगा। ये नॉमिनल अकाउंट है, ओपन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म to ascertain profit and loss from realization of assets and payment of outsider liabilities। तो assets, फर्म के assets बेचने के बाद, outsider liabilities की पेमेंट करने के बाद फर्म को कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात देखी जाए, जो भी इस रियलाइजेशन के दौरान कुछ खर्चे होंगे, अगर कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि क्या करना है, तो वो खर्चे सारे फर्म पे करेगी। लेकिन अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कोई पार्टनर बियर कर रहा है तो ठीक है, हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर उस पार्टनर के नाम से उसको दिखा देंगे कि इसको हमने देना है। इसको हम अभी ट्रीटमेंट में भी देखेंगे।
अब सेटलमेंट की बात देखी जाए, जैसे हमने देखा था, जो भी फिक्टिशियस एसेट्स होंगे, यानी कि एसेट साइड पर अगर कुछ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखी है, उसको डायरेक्टली हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स होंगे उनको बेच दिया जाएगा और उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे। ये तो हो गया एसेट्स की, यानी जो फिक्टिशियस एसेट्स होंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं जो पहले नहीं थे, उनको रियलाइज करके उसको क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे। और नॉर्मली एसेट्स, बाकी सारे एसेट्स तो हम बेच ही देंगे। लायबिलिटीज़ में लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर दी जाएंगी, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज़ होंगी उनको पहले पे किया जाएगा, चाहे चाहे पेमेंट के बारे में क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो। जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ होंगी उनके पेमेंट कैश के थ्रू पेमेंट कर दी जाएगी, और या फिर हो सकता है किसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स के थ्रू उनकी एडजस्टमेंट कर दी जाए। जो कंटिजेंट लायबिलिटीज़ होंगी वो कंपनी की लायबिलिटी बन जाएगी, अगर पेमेंट करनी है तो उसको पे कर दिया जाएगा। क्रेडिटर्स, सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स कैसे होगा? अगर एक एसेट्स के थ्रू रिकॉर्ड हो, अगर रिकॉर्डेड एसेट्स के थ्रू होता है, इस केस में यानी कि हमने बाहर वालों को, क्रेडिटर्स को पेमेंट देनी है, उनके बदले में उनको एसेट्स दे रहे हैं। तो ठीक है, जब हम लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने के बदले में उनको हम एसेट्स दे रहे हैं, इस केस में कोई एंट्री नहीं की जाएगी, नो एंट्री इन द बुक्स इज मेड। लेकिन अगर कुछ पार्ट पेमेंट की जा रही है, फॉर एग्जांपल हमने 10,000 के क्रेडिटर्स देने हैं, उसमें से 6,000 के हमने कोई फर्नीचर दे दिया उनको, तो 6,000 के फर्नीचर की कोई एंट्री नहीं करनी। लेकिन जो पार्ट पेमेंट में 4,000 कैश में दे रहे हैं, उसकी एंट्री हम कैश पेमेंट के थ्रू दिखा देंगे। तो हमने जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की आपस में एडजस्टमेंट होगी, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ उनका कोई कैश देना होगा तो उसकी एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारे पास सेटलमेंट है, एसेट्स लायबिलिटीज़ और आपस में एसेट लायबिलिटी की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। अब हमारा न्यूमेरिकल पार्ट शुरू होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट की बात कर रहे थे, ये बनता कैसे है। इसमें देखो, सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट में, ये आपकी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। क्या होगा इसमें, हम जितने भी बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स दे रखे होंगे उसको पहले हम इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, जितने भी हों। हमने यहाँ पे कुछ बताए हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, जितने भी एसेट्स होंगे पहले यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। जो लायबिलिटीज़ होंगी उनको क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र कर दो। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटसाइडर लोन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अब ये प्रोविजन बैड डेब्ट्स जो लिखा है इसके बारे में देखो। मान लो आपको बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स दे रखे हैं 10,000, उसमें से 1,000 का प्रोविज़न है, 10,000 के डेटर्स हैं और 1,000 का प्रोविज़न है, माइनस करके 9,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ है। लेकिन आपको ये 9,000 नहीं दिखाना, आप जब ट्रांसफ़र करोगे तो डेटर्स को यहाँ पर 10,000 और प्रोविज़न को यहाँ पे 1,000 अलग अलग करके शो करोगे। तो आपको 9,000 डेटर्स नहीं दिखाने, 10,000 डेटर्स का जो फुल अमाउंट है वो आप यहाँ शो करोगे, और जो प्रोविजन का अमाउंट है वो आपको लायबिलिटी में यहाँ पे अलग से शो करोगे। ऐसी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा। तो ये सारी लायबिलिटीज़ में हमने एक आउटसाइडर लोन लिखा। आउटसाइडर लोन यहाँ पे लिखने का मकसद ये था कि सारे लोन नहीं, जो पार्टनर्स के लोन होंगे उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करना। इसके बारे में और अभी समझाता हूँ आगे जाकर। तो जितनी भी लायबिलिटीज़ होंगी या आउटसाइडर लोन होंगे, एक्सेप्ट पार्टनर लोन, सारे लोन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। प्रोविजन और बैड डेब्ट्स होगा, डेटर से माइनस करने वाला प्रोविजन जो होगा वो, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब लायबिलिटीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देनी है। ये बैलेंस शीट से सिर्फ उतारनी है और कुछ नहीं करना। उसके बाद ये जो एसेट्स हैं इन सबको बेच दिया जाएगा। तो ये हैं बाय बैंक। जितने भी एसेट्स बिकेंगे, चाहे बिल्डिंग, जैसे एग्जांपल लिया मैंने कि बिल्डिंग और फर्नीचर बेच दिया, तो जो बिल्डिंग और फर्नीचर बेचेंगे उसको लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, यानी एसेट्स जो बेचे जा रहे हैं उसको हम बिल्डिंग और फर्नीचर अलग अलग नाम से यहाँ पे शो कर देंगे। लेकिन लिखना आपको हेडिंग में बाय बैंक अकाउंट है। इन एसेट्स में से कुछ बेच दिए और कुछ हो सकता है कि पार्टनर ले जाए। जैसे कि स्टॉक ए ले जा रहा है तो हम लिख देंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिख देंगे स्टॉक के, स्टॉक जो है एसेट्स है वो ए ले गया। अगर बी कहता है डेटर्स का पेमेंट मैं कर दूंगा, तो ठीक है, बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, या मतलब बी डेटर्स ले जा रहा है तो बी डेटर्स का पैसा लेगा, तो वो एसेट्स टेक ओवर कर रहा है, डेटर्स लिख दिया। तो जैसे बिल्डिंग था, बिल्डिंग को हमने बेच दिया बाय बैंक अकाउंट करके, फर्नीचर था वही बाय बैंक अकाउंट में डाल दिया, डेटर्स को ए ले जा रहा है तो बाय एस कैपिटल अकाउंट लिख दिया, स्टॉक को बी ले जा रहा है तो बाय बीस कैपिटल अकाउंट लिख दिया। और अगर कोई एसेट्स के बारे में ट्रीटमेंट नहीं लिखी हुई कि इसको क्या करना है, ना तो बेचा जा रहा है ना ही कोई पार्टनर ले जा रहा है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी। तो या तो वो एसेट्स बेचे जाएंगे या उसको कोई पार्टनर ले जाएगा। अगर वो बेचे जा रहे हैं तो बाय बैंक अकाउंट, और अगर कोई पार्टनर ले जा रहा है तो पार्टनर का नाम। तो बैंक और पार्टनर के अलावा किसी का नाम नहीं आना। अगर किसी एसेट्स के बारे में ट्रीटमेंट नहीं दे रखी तो उसको वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी, उसको इग्नोर कर दो। लायबिलिटीज़,
लाइबिलिटीज़ में अगर किसी पे लाइबिलिटी से पेमेंट हो रही है, जैसे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, इनकी पेमेंट हो रही है तो ठीक है, टू बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। उसके बाद अगर कोई पार्टनर कहता है कि मैं लाइबिलिटी टेक ओवर करने को तैयार हूँ, कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, लाइबिलिटी दे दूंगा, तो वो लोन हो सकता है कि बी ले जा रहा है तो टू बीस कैपिटल अकाउंट लिख दिया। तो जैसे हमने एसेट्स में लिखा था, अगर बेच रहे हैं तो बाय बैंक अकाउंट, और पार्टनर ले जा रहा है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लाइबिलिटीज़ में भी अगर पेमेंट हो रही है तो टू बैंक अकाउंट, और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो फिर उसका नाम टू बी या टू ए कैपिटल अकाउंट के नाम से। अगर कोई लाइबिलिटी के बारे में नहीं लिखा हुआ कि इसको क्या करना है, उसको वहाँ पर फिर भी पेमेंट करनी है। यानी मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, पर बिल्स पेपर के बारे में लिखा नहीं हुआ, तो क्रेडिटर्स की जितनी पेमेंट करनी है वो क्वेश्चन के हिसाब से कर दो। लेकिन बिल्स पेपर की पेमेंट अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखी हुई कितनी करनी है, तब भी आपने जो भी बुक वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी उसी अमाउंट से आपने पेमेंट कर देनी है। तो आपका डिफरेंस ये है कि एसेट्स के बारे में अगर ट्रीटमेंट क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई तो उसको इग्नोर करना है, उसको कुछ नहीं करना। लेकिन लाइबिलिटीज़ में अगर किसी की लाइबिलिटी के बारे में ट्रीटमेंट नहीं लिखी हुई तो क्या करना है उसका, तब भी आपने हर हालत में उसकी पेमेंट करनी ही करनी है। ये डिफरेंस है एसेट लाइबिलिटी ट्रीटमेंट करने में। अगर कोई एक्सपेंसेस वगैरह हुए हैं तो ठीक है, उसको भी पेमेंट अगर कर रही है फर्म के अकाउंट से तो उसको भी टू बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, रिलेशन अकाउंट्स में। उसके बाद अब ये टोटल करेंगे, डिफरेंस अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस आ जाएगा, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट आ जाएगा। ज़्यादातर केसेस के अंदर आपको यहाँ लॉस ही मिलता है, तो जो भी लॉस आएगा रियलाइजेशन अकाउंट का, वो ए और बी में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का फॉर्मेट। अब इसी को यूज़ करेंगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है, अकाउंट बनाने से पहले कौन कौन से आइटम्स आपको ट्रांसफ़र नहीं करने। हमने बैलेंस शीट से आइटम्स उठा के रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी थी, लेकिन कौन कौन सा आइटम, जैसे कि एसेट साइड पर आपको कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये चीज़ें एसेट साइड में होंगी, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करनी। वहाँ पर वही बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, ये चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है, क्योंकि कैश और बैंक अकाउंट के लिए हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्टली इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी आपके प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ये तो आप ट्रांसफ़र कर दोगे कैपिटल अकाउंट में, और इसके लिए आपका बैंक अकाउंट अलग से बन जाएगा। ओके, ऐसी लायबिलिटी साइड पर आपको कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिजर्व्स, पार्टनर्स लोन, ये जितनी भी चीज़ें दे रखी होंगी, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं, ये सारे के सारे आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, और जो पार्टनर लोन होगा उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे बैंक अकाउंट में। ओके, तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के लिए बैंक अकाउंट बनेगा, और बाकी जो चीज़ें एसेट साइड में ये ट्रांसफ़र करने वाली डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे ही पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, रिजर्व्स हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके लिए हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे इन सब चीज़ों को। और पार्टनर्स लोन, जो मैंने आपको कहा था कि आउटसाइडर लोन को तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, लेकिन आउटसाइडर लोन के अलावा कोई पार्टनर का लोन होगा तो वो पार्टनर का लोन डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी है। तो रूल्स ये हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और जितने भी कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट के बैलेंस यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो सब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहाँ पर कोई सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो नहीं होगी, एक ही रेशियो होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसी में ट्रांसफ़र कर देना है। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट मेंटेन करेंगे, और उसमें जितने बैलेंस होंगे वो ट्रांसफ़र करेंगे, और खास बात पार्टनर का लोन उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, उनकी पेमेंट कर देंगे। तो ये सब रूल्स हैं कि किस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करना है। आगे बढ़ते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड की तरफ। अब कई क्वेश्चन के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया होगा। मान लो कोई लायबिलिटी है इस वर्कमैन कंपनसेशन फंड के साथ, आपको फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है 10,000। ओके, उसमें कहता है कि आपको इसमें से कोई लायबिलिटी पेमेंट करनी है, जो लायबिलिटी आपको पेमेंट करनी है वो देनी है 7,000। तो जैसे लिखा हुआ है, अगर कोई लायबिलिटी एक्सपेक्ट हो रही है कि होनी है इस वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व के अगेंस्ट, तो जितनी भी अमाउंट उस लायबिलिटी की होगी उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जो बैलेंस होगा उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी रेशियो में। तो जो लायबिलिटी है वो तो चली जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में जो देनी है, और जो नहीं देनी है लायबिलिटी, जो बच गया, वो पार्टनर्स अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया था कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000 है, तो 10,000 पे वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट हमने यहाँ पर किया। ओके, उसमें से अगर लायबिलिटी 7,000 की बनती है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, और
जो 3,000 बचा, जो 3,000 रुपये जो बैलेंस बचा है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनकी रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो लायबिलिटी जो भी वर्कमैन कंपनसेशन फंड की होंगी वो लायबिलिटी रियल एस्टेट में ट्रांसफ़र करने के बाद बाकी जो बैलेंस होगा पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उनकी रेशियो में। तो ये कैपिटल अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कंप्लीट 10,000 टू लायबिलिटी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी 7,000 और जो 3,000 होगा उनके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अगर कोई एसेट्स कोई क्रेडिटर टेक ओवर करता है, हमने किसी क्रेडिटर को पेमेंट करनी है और वो एसेट्स दे जाता है, अगर ये फुल सेटलमेंट हो जाती है यानी कुछ और नहीं देना, तब तो एंट्री पास ही नहीं करनी। जैसे पहले एग्जांपल दिया था, अगर 10,000 के क्रेडिटर्स को हमने अपने को फर्नीचर दे दिया, चाहे वो 11 का हो या 9 का हो या 12 का हो, तो कोई एंट्री करनी ही नहीं, क्यों हमने एसेट्स की लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने के लिए यूज़ कर लिया। कोई एंट्री ना तो एसेट्स की ट्रांसफ़र की करनी है और ना ही कोई पेमेंट की क्रेडिटर की पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। ना हो तो मतलब क्रेडिटर को पेमेंट करके दिखानी है, ना कोई एसेट्स को ट्रांसफ़र या उसको बेच के पैसा मिलने की कोई एंट्री करनी है। आपस में सेटअप हो जाएगा। अगर कोई पार्ट सेटलमेंट हुई है तो अगर पूरा एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे पार्ट सेटलमेंट का मतलब है कि 10,000 के क्रेडिटर्स को हमने 8,000 का फर्नीचर दे दिया, तो आपको यहाँ पर भी कोई एंट्री नहीं करनी। नो एंट्री इज पास फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू द क्रेडिटर। बट अगर उसमें से कुछ कहता है कि बाकी हमने बैलेंस देना है, तो ठीक है, वो बैलेंस हम उसको दे देंगे। तो जितना एसेट एग्री किया वो हम माइनस करके क्लेम्स में से बाकी बैलेंस उसको पेमेंट कर देंगे। तो ये इस तरह से सेटलमेंट होगी एसेट्स टेक ओवर बाय क्रेडिटर की। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, यानी कि पहले लायबिलिटी थी ही नहीं और वो अब शो करनी है, तो उसकी अगर हम पहले लायबिलिटी अगर होती तो वो रिलेशन में ट्रांसफ़र होती है, तो उसकी हम पेमेंट करेंगे तो टू कैश में दिखाते हैं। लेकिन अगर कोई लायबिलिटी पहले थी ही नहीं, वो अब पेमेंट करनी है सेटल्ड बाय कैश, तो लिखोगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डायरेक्टली रिलेशन अकाउंट में टू कैश करके ख़त्म कर देंगे। ये पेमेंट हो जाएगी चाहे उसमें ट्रांसफ़र ना भी किया हो रिलेशन अकाउंट में। अगर इस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को किसी अनरिकॉर्डेड एसेट से या किसी रिकॉर्डेड एसेट से भी रिकॉर्ड कर सेटल करते हैं, इन दोनों केसेस में कोई एंट्री नहीं होगी। यानी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को कोई अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया जाए या कोई ऑलरेडी हमारे पास एसेट्स हैं वो दे दिया जाए, इन दोनों केसेस में कोई एंट्री नहीं करनी, सिर्फ पेमेंट की एंट्री दिखानी है। अगर वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश की एंट्री करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज इस क्लास में हमने डिसोल्यूशन के टाइम पर पार्टनर्स अकाउंट सेटल कैसे किए जाते हैं, रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखा और रिलेशन अकाउंट के प्रिपरेशन के स्टेप्स देखे कि क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं या क्या नहीं। अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे डिसोल्यूशन का, जिसके अंदर रिलेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना सीखेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स।